हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? ठीक ठाक हो? चलो देखो, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। अपनी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जब सब्स्टिट्यूशन किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा किया जाता है। ओके, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वही है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन brought by न्यूक्लियोफाइल। ओके, देखो, और ये इन कंपाउंड्स में देखी जाती है अल्काइल एलाइड में देखी जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, होता क्या है, मान लो आपके पास ये अल्काइल एलाइड है और कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और ये न्यूक्लियोफाइल आपका इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, हैलोजन को। आर खुद आ जाएगा इसकी जगह पे और एक्स माइनस। ऐसे भी बोल सकते हो कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है? सब्स्टिट्यूट कर देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दे दूं मैं, चलो सीधा मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं। मैकेनिज्म कैसे होता है? इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में होता है। उससे पहले आप ये देखो कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड एज पर अकॉर्डिंग टू इसके मैकेनिज्म की बेसिस पे, कि मैकेनिज्म में क्या क्या हो रहा है उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। एक तो SN1 रिएक्शन और एक SN2 रिएक्शन, ठीक है। ऐसे तो 4 हैं, एक SNI है और एक SNAR है। SN1 क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ओके, अब इस 1 से क्या हो रहा है? यूनिमोलिकुलर। SNI होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, और आई का मतलब है इंट्रामोलिकुलर। ओके, SNAR का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और AR का मतलब एरोमेटिक, ठीक है। और SN2 का क्या मतलब होता है? SN2 का मतलब होता है आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, ठीक है। आपके ये दोनों SNI और SNAR नहीं है अभी आपके सिलेबस में, +2 में कहीं 1-2 जगह इनका जिक्र है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। आज तो यही पढ़ेंगे, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये SN2 रिएक्शन वाले करवाऊंगा और उसी में हम इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएट इनको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। भूल जाओगे ये मैंने आपको कुछ बताया भी था। अपने दिमाग में कोई किसी प्रकार की क्यूरियोसिटी पैदा मत करना, ये भी हैं और इनको भी पढ़ लेते हैं और स्मार्ट बनने के चक्कर में ऐसा मत करना मेरे बच्चों। सॉरी, ऐसा मत करना यार, है ना। देखो, आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, मतलब इनको एज पर अकॉर्डिंग टू बेसिस क्लासिफाई, मैकेनिज्म के बेसिस पे इनको क्लासिफाइड किया गया है। तो मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। पहले SN1 का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, कर दो इसको भी रब।
हेडिंग डाल लो और स्टार्ट करके यहाँ से अपना टॉपिक SN1 रिएक्शंस, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ओके, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, आगे के लेक्चर्स में काम आएगी आपको। एल्काइल हैलाइड होता क्या है इस रिएक्शन में, आपका X माइनस बाहर जाता है तो इसकी जगह पे कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आपका क्या क्या हो सकता है, RCOO माइनस हो सकता है, और क्या हो सकता है NH3 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है CN माइनस हो सकता है, और NH3 की जगह लगा लो NH2 माइनस, ठीक है। और क्या हो सकता है OR माइनस हो सकता है या OH माइनस हो सकता है। ये आपके एज ए न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। जब ये इसको सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या बनेगा आपके पास RCOOR, क्या है एस्टर, ठीक है। अगर NH2 इसको सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या बनेगा आपके पास RNH2, क्या है ये अमाइन। और अगर CN सब्स्टिट्यूट करेगा तो RCN नाइट्राइल्स, और OR ROR, क्या बन गया इथर। भाई X को सब्स्टिट्यूट ये करेगा, देखो इसकी जगह पे मैंने ये ग्रुप जोड़ा है X की जगह पे, तो एस्टर ऐसे ये अगर ये सब्स्टिट्यूट करेगा तो अमाइन, ये करेगा तो नाइट्राइल, ये करेगा तो इथर। अगर OH सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या बनेगा ROH, एल्कोहल, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये सब्स्टिट्यूशन आपका SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, मतलब इस SN वाले मैकेनिज्म से भी हो सकते हैं या SN2 से, कोई SN1 से होगा या कोई SN2 से होगा। ओके, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप ये एस्टर अमाइन इथर अल्कोहल वाले चैप्टर पढ़ोगे तब आपके पास आएगा सबसे पहले प्रिपरेशन कि अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे करोगे, इथर की प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो उसमें आपके पास एक रिएक्शन ये भी होगी प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से जब मान लो बोलेगा एल्काइल हैलाइड से करो तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या करना पड़ेगा, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके हम एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना लेंगे, है ना। तो मैं ये नहीं समझ रहा कि आपको अभी वो प्रिपरेशन वाली रिएक्शन समझनी है, वो नहीं समझना आपको। मैं जस्ट एज आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि इसको ध्यान से पढ़ लेना, कुछ इस तरह से यूज होगा इसका, है ना। क्योंकि जब तक पर्पस पता नहीं होता ना आप लोग मन नहीं लगाते, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आपको भी आगे का नहीं पता होता कि क्या होना है क्या नहीं। तो एक्चुअली कुछ ऐसा होगा, ठीक है। उस टाइम आपकी ये रिएक्शंस काम आएंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो SN1 क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। एग्जांपल और मैकेनिज्म दोनों समझ लो आप। मान लो SN1 सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होता है, आपके लिए एल्काइल हैलाइड लेना होता है आपको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का क्या मतलब है, ऐसा एल्काइल हैलाइड, और यहां पे मैंने जोड़ दिया क्लोरीन। ओके, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री का तो पता है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन। ओके, और आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल क्या है OH माइनस, और सोलवेंट है, सोलवेंट क्या है H2O, यहां लिख रहा हूं सोलवेंट H2O। सोलवेंट मतलब जैसे भाई इनकी रिएक्शन, आप कोई रिएक्शन करवाओगे ऐसे हवा में तो करवा नहीं रहे, किसी सॉल्यूशन के अंदर करवा रहे हो, तो सॉल्यूशन में सोलवेंट ये है आपका H2O, ठीक है।
अब जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है वो ये है कि इस Cl को ये OH सब्स्टिट्यूट करेगा और प्रोडक्ट बनेगा आपके पास एल्कोहल प्लस में Cl माइनस। अब ये OH कहां से आया, ये OH इस H2O से ही आ गया यार, कुछ इस तरह से आयंस में हाइड्रोलिसिस होता है तो ठीक है, यहां से आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट से आ गया। क्या सॉल्वेंट ये दे देता और न्यूक्लियोफाइल कुछ और भी हो सकता है। अब इसके मैकेनिज्म को समझो आप, ठीक है। इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 क्या होता है आपका, स्टेप 1 होता है आपका रिमूवल ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल, लगा लो वीक न्यूक्लियोफाइल, और एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। होता क्या है इसमें, जैसे आपके पास ये है CH3CCH3, जो ये 3 डिग्री एल्काइल एनाइड है, OH माइनस का भी रोल आया नहीं है, इसी को समझो। H2O H प्लस और OH माइनस, ये आपका सॉल्वेंट कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। H2O पोलर सॉल्वेंट है, पोलर का मतलब समझ रहे हो, जिसमें पोल्स हो, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल, भाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यही है H2O आपका, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस पे माइनस चार्ज आ रहा है और इस पे डेल्टा प्लस, इस पे भी ऐसे ही डेल्टा प्लस, ये इधर खींच रहा है इस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और इस पे क्या आ रहा है, डेल्टा माइनस। तो देखो इसका एक पोल नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसलिए इसको बोला जाता है पोलर, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट। तो अब आपका जो ये पोलर सॉल्वेंट है, ये क्या करेगा, इसमें क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि ये H2O के जो पोल है O और H, ये माइनस और ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, ये पोल Cl को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कौन से वाला पोल, पॉजिटिव पोल, क्योंकि देखो अभी इसमें क्या है, डेल्टा माइनस और डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है दोनों के ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींच रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब जैसे इसमें थोड़ा डेल्टा माइनस है, ये जो इसके पोल है पॉजिटिव पोल, पोलर सॉल्वेंट, इसके इस बॉन्ड को वीक कर देगा और ये क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, CH3 CH3 और प्लस में Cl माइनस, ठीक है। ये आपके पास क्या बना, देखो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या है, इस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन बोलते हैं, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और ये आपका रिमूवल ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल रिमूव होगा आपके सबस्ट्रेट में से, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहां पे लिख लेता हूं स्टेप नंबर 2। देखो जो ये कार्बोकैटायन है आपके पास, प्लस का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, इसके ऊपर ये आपका OH माइनस। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है वहीं पे अटैक करता है ना, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसको पॉजिटिव चार्ज से प्यार है, प्लस OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3 और OH, ओके, यही प्रोडक्ट बनेगा। और ये Cl माइनस इस H प्लस के साथ
जुड़ जाएगा और आपको ये भी मिलेगा इसमें रिएक्शन में HCl। ठीक है, ओके। अभी इस बीच वाले को रब कर रहा हूं मैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप को अगर लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। स्टेप नंबर 2 में लिख लेना अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। इस रिएक्शन में मेन पॉइंट्स हैं वो देखो। अब एक्चुअल में समझने वाली बात आ रही है। अभी ये तो कुछ नहीं, सिंपल था। ये क्लोरीन आपको पता है पोलर सॉल्वेंट है, पोल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, अपने पास कार्बोकेटाइन स्पीशीज आ जाएगी। अब कार्बोकेटाइन स्पीशीज के ऊपर ये वाला अपना न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपके अल्कोहल बना देगा। सिंपल स्टेप्स हैं इसके मैकेनिज्म, ज्यादा कुछ नहीं है। अब पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसा हो सकता था कि जो ये क्लोरीन आपका यहां से, भाई ये क्लोरीन यहां से निकला है। अब क्लोरीन भी देखो एक तरह से आपका न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है, भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसके पास, तो ये भी क्या चाहता है, पॉजिटिव चार्ज। ये भी इसके ऊपर वापस अटैक कर सकता था, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, है ना। सीधी सी बात ये है, ये वापस इसके ऊपर भी तो अटैक कर सकता था। देखो, इसका रीजन ये है कि आपके पास जो सोलवेंट है वो आपको लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 तो यही है कि सोलवेंट कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक का मतलब, पोलर का मतलब जिसमें पोल्स हो, ठीक है, और प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन डोमिनेट करता हो, H+। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन। तो H+ जो डोनेट करेगा ना वो होना चाहिए। देखो इसमें H+ भी डोनेट कर रहा है। अब ये प्रोटिक होने से क्या है कि इसके पास ये वाला आयन, ये क्या करेंगे, जो ये Cl आपका माइनस इसे आउट हुआ तो इस सॉल्वेंट में तो बहुत मॉलिक्यूल हो गए, H2 हो गए, है ना। तो वो इसको केज में रोक लेंगे, वैसे इसमें माइनस और ये आपका H हो गया, डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस। इस तरह इधर से भी आ जाएंगे, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, प्लस प्लस और डेल्टा माइनस, कुछ इस तरह से इधर से आ जाएंगे। यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस, कुछ इस साइड से भी आ जाएंगे ये आपके। मतलब कहने का ये है कि इसको एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना के रोक लेंगे। देखो इनके ऊपर डेल्टा प्लस आ रहा है, इसके ऊपर माइनस आ जाएगी, इसी चिपक जाएंगे, इसको एक तरह से ऐसे सोचो कैद कर लेंगे और वापिस से अटैक नहीं करने देंगे। तब तक क्या करेगा, OH माइनस इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही आ रहा है आपके पास, इस वक्त कर रहा हूं मैं कि आपका सोलवेंट कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक होना चाहिए। पोलर का मतलब डाई इलेक्ट्रिक, ये चीज समझाऊं, जिसके अंदर भी मान लो आपका ये है O और H, ये दोनों मिलके बना हुआ है H2 मॉलिक्यूल। तो जहां पे भी दो ऐसे एटम जुड़े होंगे ना जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, उसका उतना ही डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा होगा। समझो यार, सिंपल सी भाषा में समझ लो कि जैसे देखो कोई भी दो एटम होते हैं, मिलके एक मॉलिक्यूल बना रखा है उन्होंने मान लो। अब उन एटम के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ना, उस डिफरेंस को आप बोलते हो ऐसे मान लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। दूसरी बात, रेट RDS, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है कि भाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही होता है जहां से किसी भी रिएक्शन की रेट डिटरमाइन होती है। जिस स्टेप पे यहां पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन।
इसको भी रब कर रहा हूं मैं। इस लाइन को और ऊपर लिखते हैं। देखो एक लाइन में आपका मैकेनिज्म लिख रहा हूं मैं। स्टेप 1 यही है, CH3 CH3 और Cl, ठीक है, प्लस OH माइनस, इसने क्या किया, H2O आपका सोल्वेंट हो गया, CH3 और प्लस, ये मतलब आपका कार्बोकैटायन बन गया, प्लस क्लोरीनियम आयन। स्टेप 2 पे जब जरूरत आएगी तब देखेंगे। अब देखो RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये है आपका स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। इस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही इसका RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जितनी जल्दी इसका फॉर्मेशन होगा उतनी ही जल्दी आपका रिएक्शन होगा। तो अब यहां से मैं आपको कुछ पॉइंट दे देता हूं। ए, इसकी रेट किस पे डिपेंड करेगी, जहां जिन फैक्टर्स पे इसकी अपनी SN1 रिएक्शन की रेट जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी उनमें क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला तो आता है ये अपना टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड का मतलब है, देखो ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री। एक्स, ये वर्ड दिखते रहे ना आपको, ज्यादा छोटे तो नहीं हो रहे, ठीक है। अब देखो गौर से देखो, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, मतलब कहने का ये है मेरा कि ये कार्बोकैटायन क्या है, कब बना। मैंने यहाँ पे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्यों लिया, कारण पता है आपको, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है कि अपने पास कार्बोकैटायन स्पीशीज बन रही है इंटरमीडिएट। अब अगर ये एल्काइल हैलाइड आपका 3 डिग्री होगा तो देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। इसलिए जैसे कि मैं आपको एक ऐसा रोल प्ले करने के लिए दे दूं कि जो करना इजी हो आपके लिए, तो आप अपनी न्यूट्रल स्टेट से भी सोचोगे कि कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ये तो इजी काम है। तो इसी तरह ये रिएक्शन उतनी अच्छे से होगी जितना ये स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, है ना, ठीक है। अब ये यहां से 3 डिग्री, अगर एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री लोगे तो कार्बोकैटायन कैसा बनेगा, 3 डिग्री। तो एल्काइल हैलाइड के टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका रेट। सबसे ज्यादा रेट कहां होगी, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में, दूसरा 2 डिग्री में CH3 प्लस, और सबसे कम किसमें होगी, 1 डिग्री में CH3 प्लस, ठीक है। सबसे ज्यादा 3 डिग्री में, इसके बाद 2 डिग्री में, ये 3 डिग्री है आपका, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये इससे पहले एक और 1 डिग्री और बना देता हूं, लो CH2 प्लस, ये आपका 1 डिग्री हो गया, और सबसे कम इसमें होगी CH3 प्लस कार्बोकैटायन है। ओके, अब इनके एग्जाम्पल लेके समझाने के लिए आपको यहाँ पे समझ लो इनके एग्जाम्पल। जैसे कि एक मैं आपको ये एल्काइल हैलाइड दूं, आ जाएंगे यहाँ पे, मान लो मैं आपको ये एल्काइल हैलाइड दे रहा हूं, मैंने इस वाली फॉर्म को इस तरह लिख दिया है, ठीक है, Cl, और सोलवेंट सेम है आपका H2O, ठीक है। तो प्रोडक्ट यही बनेगा आपका CH3COH। एक तो ए ऑप्शन मैंने ये दे दिया आपको, बी दिया मैंने आपको CH3 और Cl, सेम सोलवेंट रखा, और CH3 क्या बनेगा आपका CHOH। मान लो ए और बी दो ही ऑप्शन से समझ लो, मैंने आपको ये 2 ऑप्शन दिए, एक ये ऑप्शन और एक ये, और मैंने बोला बताओ इनमें से रेट ऑफ रिएक्शन,
मतलब SN1 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें जल्दी होगी, किसकी रेट, कौन सी रिएक्शन की रेट ज्यादा तेज होगी। तो देखो भाई यहाँ पे कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा आपका 3 डिग्री और यहाँ पे 2 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा, इसकी रेट ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपकी सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, RDS क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और ये वाला स्टेप यहां से यहां जाने वाला स्टेप RDS है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड के ऊपर बहुत डिपेंड करती है ये चीज की, यहां से यहां जाने के लिए अगर एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है तो रेट ऑफ रिएक्शन अच्छी रहेगी, 2 डिग्री है तो उससे कम, 1 डिग्री या मिथाइल है तो बहुत कम। एक्चुअली 1 डिग्री और इनमें तो होता ही नहीं है ये SN1, यहाँ पे होता है SN2, बट अभी के लिए यही समझो आप। ठीक है, नेक्स्ट और क्या, किस चीज का इन्वॉल्वमेंट है इसके स्टेप में, इसके स्टेप में भाई इसको तो बेशक रब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो तभी अटैक करेगा ना तभी ये बन जाएगा। दूसरा रोल किस चीज का है, दूसरा रोल है इस लिविंग ग्रुप का, समझ रहे हो मेरी बात, ये जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा जितनी जल्दी इसको छोड़ के निकल जाएगा उतनी ही जल्दी ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका एक तरह से लिविंग ग्रुप, और इसका बहुत रोल है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन में, कि जितनी जल्दी ये निकलेगा उतनी जल्दी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, ये जितनी देर से निकलेगा रिएक्शन उतनी ही स्लो होगी। तो दूसरा मैं क्या लिखूं, लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप लिख लो, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ओके, ये आपका क्या है लिविंग ग्रुप। अभी आता है मेन पॉइंट आपका, यहां पे समझो इस चीज को, कार्बोकेटाइन को अंदर लिख दूंगा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, ठीक है। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का मतलब क्या है कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा कोई एटम या ग्रुप उतना ही, मतलब लिविंग ग्रुप का मतलब यह है कि कितना अच्छा लिविंग ग्रुप कैसे डिसाइड करोगे। लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके निकल जाए एटम में से, वो होता है लिविंग ग्रुप। तो कोई भी लिविंग ग्रुप अच्छा कब माना जाएगा, पॉइंट है ये। ठीक है, तो देखो जो जितने भी वीक स्ट्रॉन्ग एसिड से जितने जो भी ग्रुप आएगा ना आपका, वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाएगा। एसिड का जब डिसोसिएशन करते हैं तो क्या होता है, एक कंजुगेट बेस बनता है उसका। मान लो एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बताऊं HCl, ठीक है, समझ गए, ये एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब इसका डिसोसिएशन करोगे, या मान लो Cl-, ये है इसका क्या, कंजुगेट बेस। ठीक है, जो कंजुगेट बेस जितने स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा ना, वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। हिंदी में लिख लो इस लाइन को आप अपने नोटबुक में। वैसे तो आजकल आप इंग्लिश के खिलाड़ी हो रहे हो, बट मानो मेरी बात को, मैं नहीं डिफाइन कर पा रहा, इसलिए लिख लो कि जो जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा ना, जो जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस होगा, वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जिस भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी, उसका कंजुगेट बेस उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, अब मैं आपको प्रियोरिटी लिखवा रहा हूं लिविंग ग्रुप्स की। एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप पता है कौन सा माना जाता है आपका, और गुड और एक्सीलेंट
ऐसे ही लिख दो आप, ऐसे ही पीरियोडिक छोड़ो एक्सीलेंट ग्रुप। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है आपका ये H2O, ठीक है। फिर मैं ये बताऊंगा आपको कहां से आ रहे हैं, और उसके बाद ये लगा लो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, माइनस 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 माइनस। और सबसे वीक माने जाते हैं आपके ये OH माइनस, NH2 माइनस, OR माइनस, ये माने जाते हैं आपके वीक। ये तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है H2O। तो अब ये कहां से आया होगा, ये कंजुगेट बेस किसका है, कौन से एसिड का है, देखो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, वाटर जब आयंस में डिसोसिएट होने के बाद ही तो H2 होता है, ठीक है। तो ऐसे बोले तो नेचर में क्या है, एसिडिक और बहुत अच्छा एसिड है, ठीक है। इससे भी अच्छा है NH3 लिविंग ग्रुप। वो कौन से एसिड से आपके पास, वो आया है NH4 प्लस अमोनियम आयन, ठीक है। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कंजुगेट बेस उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप। ये इससे आया है, ये बहुत अच्छा एसिड है, ये इससे अच्छा है। और F माइनस कहां से आया होगा, HF से। HCl कहां से Cl कहां से आया होगा, HCl से। ब्रोमीन कहां से आया होगा, HBr से। आयोडीन कहां से आया होगा, HI से। OH कहां से आया होगा, ये वीक है, ये लिविंग ग्रुप बहुत वीक है, ये नहीं छोड़ना चाहते अपने जिस एटम के साथ जुड़े होते हैं तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहते। ये कहां से आया होगा, ये तो बेस से ही आया होगा, ठीक है। NH2 यहाँ पे NH2 माइनस, ये किसी अमाइन से आया होगा, और NH2 बेस आ जाते हैं ये सारे, ठीक है, वीक बेस। OR माइनस, OR ईथर, ठीक है। ये तो वीक बेस में ही आ जाते हैं ये वाले तो तीनों तो ये तो बहुत मतलब पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। ये जितने अच्छे एसिड से आएंगे उतने अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन किस तरह से अरेंज हो सकता है, इतनी जगह है, इसी में देखना। मान लो मैं आपको एक ए ऑप्शन दे रहा हूं और जिसमें लिविंग ग्रुप दे रहा हूं मैं आपको, इसको मैं CH3 को R लिख रहा हूं, ठीक है, लिखने में थोड़ा कम स्पेस लगेगा, R3C। और मैंने ग्रुप जोड़ दिया इसके साथ आपका NH3 मान लो, ठीक है। H2 नहीं जोड़ूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, जुड़ सकता है H2 भी, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहां पे N के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, ठीक है। B मैं आपके लिए जोड़ रहा हूं क्लोरीन, R3C और Cl, ठीक है। यह है B, ब्रैकेट ऐसे बनाने पड़ेंगे मुझे इनके ऑप्शन वाले, A B, नीचे वाले रब कर दूं, C ऑप्शन है आपका, R3C और मैंने आपके लिए लिख दिया Br, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ समझ में आ रहा है या यहां पे लिखूं, कुछ फील नहीं आ रहा था सिस्टम ये होता है ना, इधर तक ऐसे ही नहीं लिखा जाता ना सिस्टम का, ये CH3 और यहाँ पे NH3, यहाँ पे प्लस, और A B C CH3 CH3 और Cl, C ऑप्शन दे रहा है CH3 CH3 और Br। चलो तीनों में से बता दो, सॉल्वेंट सेम है सब में, मैं बोल रहा हूं आपको सॉल्वेंट सबका सेम है, ठीक है। और
एल्काइल हैलाइड भी वही है, एल्काइल हैलाइड लगा लो, मतलब मैंने इसमें NH3 लगा दिया, इसकी जगह आप आयोडीन लगा लो। एल्काइल हैलाइड भी आपका टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड भी क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री। अब पॉइंट कहां पे आ रहा है कि लिविंग ग्रुप के ऊपर। अब मैं बोलूं कि इनमें से SN1 रिएक्शन किस कंपाउंड में जल्दी होगी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से। तो देखो Cl- सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, तो इसमें सबसे ज्यादा, उसके बाद Br-, इसमें उससे कम, और सबसे कम A में। आयोडीन सबसे इनके कंपैरिजन में सबसे कमजोर लिविंग ग्रुप है। ऐसे अच्छा है बट एज अब इनके कंपैरिजन में तो भाई यही आएगा, है ना। तो ये होता है अपना नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। मैंने आपको ये समझा दिया, ये चीज याद रखना यार, ठीक है, कि लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी, कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस हो। जितने स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस होगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। कई बार रिपीट होगी ये बात, और इसके लिए माफ करना, मुझे जरूरी चीज थी इसलिए रिपीट करनी पड़ी। बोर मत होना, इधर उधर पर देखना, बोर्ड पे ध्यान रखना। और हम अपने थर्ड पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो थर्ड पॉइंट है अपना, और किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा आपका ये, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप होगा। तीसरा है नेचर ऑफ सोलवेंट। देखो ये पोलर प्रोटिक सोलवेंट, ठीक है। तो आपका सोलवेंट कैसा है, क्या करता है सोलवेंट। सोलवेंट का मेन काम क्या है, इसमें असाइनमेंट मैकेनिज्म में ये बॉन्ड को वीक कर देता है, ठीक है। क्लोरीन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में तभी तो होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन जब आपका ये बॉन्ड जितनी जल्दी वीक होगा, और इसको वीक करने के लिए किसकी जरूरत है, सोलवेंट की। पोलर प्रोटेक्ट सोलवेंट, पोलर का मतलब भाई इसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, डाई इलेक्ट्रिक मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर वाले एटम्स के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उतने ही अच्छे इसमें पोल होंगे, उतना ही अच्छा ये इसको अट्रैक्ट करेगा। जितना अच्छा इसको अट्रैक्ट करेगा उतनी ही अच्छी इसमें ये, उतनी ही जल्दी कार्बोकैटायन बन जाएगा आपका, ठीक है। पूरा खेल तो इस कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन का हो रहा है ना, यही तो है स्टेप पूरा। भाई न्यूक्लियोफाइल का रोल तो तब आएगा जब ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसके पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरत है, एक तो ये एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री होना चाहिए, सबसे बेस्ट कंडीशन ये है, अगर मैं बेस्ट कह दूं। अगर ये यहां से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा तो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन आगे जल्दी फॉरवर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज, ये लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दूं, लिविंग ग्रुप का मतलब अभी वाले फ्रेंड्स छोड़ दो, आप बचपन वाले फ्रेंड की बात करो, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब उनमें क्या होता है कि ये मेरा पक्का दोस्त है ना, तो उसने मान लो आपस में दो ने हाथ पकड़ रखा है, और एक तीसरा आएगा बोलेगा ओए इसका हाथ छोड़ दे, मुझे पकड़ना है इसका हाथ, है ना। बच्चों वाले उसमें आ जाओ, आपके लेवल की बात नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ये छोड़ने के बाद उसका रोल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें मान लो SN2 रिएक्शन में कुछ इस तरह का प्रोसीजर होगा कि इसका हाथ छूटता रहेगा, इसका हाथ पकड़ता रहेगा, बट यहाँ पे यह है दूसरे हाथ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये हाथ जितनी जल्दी वो छोड़ देगा दूसरा बंदा, उतनी जल्दी ये इसके साथ आके हाथ मिला लेगा। तो इसका स्टार्ट, जो दूसरे बंदा जो आ रहा है हाथ मिलाने, उसका काम कब स्टार्ट हो रहा है, जब ये इसका हाथ छोड़ के जा चुका है और इसको बच्चों ने घेर लिया ताकि ये वापिस ना आ सके, और फिर दूसरा इसका हाथ पकड़ रहा है। यही हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, है ना। तो जो छोड़ने वाला बंदा है जितनी जल्दी छोड़ देगा ना उसका हाथ, उतनी जल्दी ये रिएक्शन तेज हो जाएगी। तो इसमें यही सिस्टम है। दूसरा काम क्या है, ये लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप जितनी जल्दी टेंडेंसी होगी इसकी छोड़ने की, उतनी जल्दी अच्छा आपका कार्बोकैटायन जल्दी बढ़ जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है नेचर ऑफ सोलवेंट। नेचर ऑफ सोलवेंट क्या बोलता है कि जितना अच्छा पोलर सोलवेंट होगा आपके पास, पोलर प्रोटिक सोलवेंट के आपको मैं एग्जांपल दूं अगर, तो मान लो H2O, C2H5OH, CH3COOH, ये सारे क्या है पोलर प्रोटिक।
देखो यहाँ पे भी पोल बन रहे हैं, यहाँ पे भी पोल बन रहे हैं, यहाँ पे भी पोल बन रहे हैं, ठीक है। और प्रोटीन का मतलब प्रोटॉन, यहां से भी प्रोटॉन मिलेगा H प्लस, यहां से भी और यहां से भी, ठीक है। अब बात आती है इनके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, जिसका जितना ज्यादा इसका होता है 80, इसका 35 और इसका 5, ठीक है। अब देखो इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की पावर 80 है, वाचो जी 80, 35 और 5, तो ये इसको ज्यादा पावर से ब्रेक करवाएगा इसके बॉन्ड को, है ना। ये उससे कम और ये सबसे कम, तो इस सॉल्वेंट के नेचर पे भी आपकी रेट डिपेंड कर रही है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, रेट को जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है वो आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा वो आपको, या तो आपके लिए अल्काइल हैलाइड चेंज करके आपको ऑप्शन में डाल देगा, ठीक है, या लिविंग ग्रुप डिफरेंट कर देगा और आपके सॉल्वेंट या अल्काइल हैलाइड का टाइप सेम रखेगा, है ना, या क्या करेगा वो सॉल्वेंट चेंज कर देगा। इन तीनों चीजों के ऊपर चेंज करेगा। न्यूक्लियोफाइल पे इसका कोई रोल नहीं है, इसकी रेट पे SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस स्टेप के बाद आ रहा है, कार्बोकैटायन के बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो सबसे मेन रोल है कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन का, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है भाई। तो इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं रेट के ऊपर। और क्या है इसका, RDS फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, करो ना, ओके। अब इस रिएक्शन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लो आप। ए तो यही है कि सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होना चाहिए। बी, ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिनमें एनर्जी रिलीज होती है। क्यों एक्सोथर्मिक कैसे है, देखो समझो मेरी बात को। इसमें C और Cl का बॉन्ड टूट रहा है और C और O का बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड टूटने में एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। और बॉन्ड बनने के टाइम एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, ठीक। टूटने के लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनने की ज्यादा है। एनर्जी रिलीज इज मोर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये कोवेलेंट बॉन्ड, और ये वीक बॉन्ड है, ठीक है। ओके, तो ये किस तरह की रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, लो टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर लो होगा तो ये तभी फॉरवर्ड करेंगे ना, क्योंकि ये टेम्परेचर से मतलब क्या है, टेम्परेचर से मिलती है हीट, हीट से रिएक्शंस को एनर्जी मिलती है, एनर्जी से बॉन्ड टूटता है, तो ये खुद ही रिएक्शन एनर्जी अपने रिलीज कर रही है। इसको किस तरह का टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर पे प्रोसीड करेंगे, ओके। और इस रिएक्शन के बारे में क्या बताऊं, हाँ डी, इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब आ जाओ स्टीरियोकेमिस्ट्री समझते हैं। जब यहां पे आपकी रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, मान लो मैंने 3 डिग्री कार्बोकैटायन ले रखा है, CH3 C CH3 CH3। कैसी स्पीसीज है ये, ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेन में है, ठीक है, एक प्लेन में है ये, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, कैसी शेप आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब इसका ये ऑर्बिटल खाली है, अटैक यहां से भी हो सकता है और अटैक यहां से भी हो सकता है, जब भाई कार्बोकैटायन बढ़ने के बाद की बात है ये, ठीक है। अब जो ये कार्बोकैटायन बना आपके पास, यहाँ पे ये ऑर्बिटल खाली है, तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है आपका,
वो यहां से भी कर सकता है यार, यहां से भी कर सकता है। मान लो आपके पास ये था, अगर मान लो छोड़ो, अगर मान लो आपके पास Cl अगर यहीं जुड़ा था, ठीक है, और अगर यहीं से अटैक कर दिया, OH भी इसी साइड आके जुड़ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन, कि जैसा था वैसा ही हो गया। ठीक है, आपका कंपाउंड कैसा बनेगा, अगर मैं फिशर प्रोजेक्शन में बताऊं तो CH3C, और ये आपका मान लो OH आके जुड़ गया, और ये CH3 और ये CH3। ठीक है, यही कंपाउंड बनेगा अगर रिटेंशन होगा तो। और क्या हो सकता है इसमें, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है भाई, मान लो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था उसने इस साइड से अटैक किया, ठीक है, और इस साइड से अटैक किया, तो वो हो गया इसका इन्वर्जन। अभी इसकी इन्वर्जन का मतलब है इस साइड जुड़ गया आपका OH ग्रुप। ठीक है, ये हो गया इन्वर्जन। ओके, अब यहां पे ये केमिस्ट्री बोल रही है आपकी कि 50% रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनेगा या 50% इन्वर्जन वाला, बट एक्चुअल में जो इन्वर्जन वाला होता है ये 50% से थोड़ा ज्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, ये इधर ही से रिलीज हो रहा है ना, यहीं से इसका बॉन्ड टूट रहा है, तो थोड़ी देर के लिए यहीं कहीं आसपास होगा, तो इतनी जल्दी आने नहीं देगा न्यूक्लियोफाइल को, इसलिए बोल रहे हैं कि इधर से थोड़ा इजीली आ जाएगा, और ये वाला इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट आपका ज्यादा बन जाएगा। थोड़ा बहुत फर्क रहता है, इतना ज्यादा भी नहीं है। अब ये तो ठीक है, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री कब आती है, तब ये कार्बन आपका कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन का मतलब समझ रहे हो, वो कार्बन जिसकी चारों एटम डिफरेंट डिफरेंट जुड़े हुए हो, उस कार्बन को आप कायरल कार्बन बोलते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में असली पॉइंट कब पैदा होता है, जब ये कार्बन आपका कायरल कार्बन हो। एक एग्जांपल से समझो, रिटेंशन इन्वर्जन समझ गए। देखो मान लो फिशर प्रोजेक्शन में समझो, मैंने आपका ये वाला कार्बन है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका CH3, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने फिनाइल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने आपका क्लोरीन। ओके, अब जब ये कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ पे रेजोनेंस मिल जाएगा, इसको रेजोनेंस भी स्टेबल हो जाएगा ना, तो ये भी स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो इसके प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं। एक तो भाई रिटेंशन का बन सकता है, जहां से ये हटे वहीं फिनाइल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, HO, ये इधर ही आके आपका OH जुड़ गया मान लो। एक हो सकता है इसमें इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब इस साइड से आगे जुड़ा, इस साइड OH और CH3 H और ये आपका फिनाइल। ठीक है, अब यहां पे देखो RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, रेक्टस सिनिस्टर, किस पेज पे देते हैं, इनकी नंबरिंग करो एटॉमिक नंबर के हिसाब से, 1 फिर 2 किसको आएगा, इस साइड से चल सकते हैं 2 और इसको 3, और देखो सबसे लो मान लो 4 नंबरिंग वर्टिकल पोजीशन पे, ये तो जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो कौन सी है ये, एस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, देखो 1 2 3 यही है, ये भी कौन सी है, एस। इसकी कौन सी है, 1 2
इस तरह घूम रही है, ये कौन सी है? आर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आर, ये एस, क्या अब क्वेश्चन ये बताया है इनसे बनने वाला प्रोडक्ट क्या रेशमिक होगा, रेशमिक मिक्सचर होगा? हाँ, रेशमिक मिक्सचर होगा। ये एस, ये आर, एक डी एक एल, एक डी ओ एक एल, ठीक है। डेक्स्ट्रा रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ओके। तो क्वेश्चन यही बनते हैं कि आपको कंपाउंड देगा, बोला बताओ इनके, या तो ये क्या है, पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स है, इनएंशियोमर्स है ना भाई, ये एक दूसरे की सुपर नॉन इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो यहां पे रेशमिक मिक्सचर है आपका, बट कंडीशन क्या है, ये कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कंपाउंड में कायरल कार्बन होगा तो आपको रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो सकते हैं, इसलिए आपको रेशमिक मिक्सचर मिल सकता है। या कायरल कार्बन नहीं होगा तो फिर तो इनएंशियोमर्स या रिटेंशन इन्वर्जन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, थोड़ी जरूरी है, ध्यान दे लेना इस चीज पे कि इसमें दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, ऊपर से भी और नीचे से। मतलब प्लेनर स्पीसीज जब बनती है कार्बोकेटायन, तो उसमें जहां से लिविंग ग्रुप छूटा है उधर से भी आ सकता है, अगर उधर ही आगे जुड़ गया तो रिटेंशन, अगर दूसरी साइड से आगे जुड़ा है तो इन्वर्जन, ठीक है। इसलिए इसमें रेशमिक मिक्सचर बनते हैं। तो यही था आज का अपना टॉपिक, और ध्यान से पढ़ो, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।